हाँ जी, कैसे हो भाई सारे? ठीक ठाक हो? कर लें क्लास स्टार्ट अपनी। हमारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है फ्रेजल वर्ब्स का। फ्रेजल वर्ब्स का देखो, इंग्लिश ग्रामर में ना एक टॉपिक होता है प्रेपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है मेरे बच्चे प्रेपोजिशन। में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो प्रेपोजिशन टॉपिक होता है ना, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया भाई। इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया अच्छे तरीके से। इनका क्या होता है, इनका धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ आएगी। अगर आपको कहीं पे ये लग रहा है कहीं पे ये लग रहा है कि एक्ट अपॉन होता है, तो एक्ट अपॉन ही होगा। एक्ट अपॉन ही होगा, कुछ और नहीं होगा। उसका मीनिंग एक्ट अपॉन से ही आएगा। तो ये जो प्रेपोजिशन है बड़ा खतरनाक टॉपिक है, तो इससे कभी मत बचना भाई। इससे कभी बच के मत निकलना। ये आपकी कई जगह काम आ जाती है। एक तो देख लो, आपको पता है वो केम में तो काम आ रही है। उसके अलावा ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में काम आती है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वहाँ भी काम आती है ये। और वैसे तो एरर तो आते ही आते हैं, तो ये हर जगह काम आ जाती है। मतलब इस एक टॉपिक ने पूरा का पूरा हल्ला मचा रखा है। इस एक प्रेपोजिशन टॉपिक ने हल्ला मचा रखा है। तो इस हल्ले को हमें, जो हल्ला मचा रखा है ना, इस हल्ले को ही हमने समझना है। लेकिन हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे मेरे भाई प्रेपोजिशन टॉपिक। और मैं आपको प्रेपोजिशन टॉपिक क्या मतलब हम समझेंगे अभी फ्रेजल वर्ब्स, और प्रेपोजिशन टॉपिक भी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन पहले आप इसको ख़त्म कीजिएगा। वो जो प्रेपोजिशन टॉपिक होगा मेरी तरफ से आपको, वो बेसिक टू एडवांस मिलेगा आपको। ठीक है भाई, वो मिलेगा आपको बेसिक टू एडवांस। तो अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। भी फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है मेरे भाई? एक वर्ब होती है, कोई भी वर्ब होती है, उसके ऊपर एक प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है। कोई भी वर्ब होगी उसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है, और या तो उसका सेम मीनिंग देती है। सेम मीनिंग कैसे? जैसे आपने देखा को सिट डाउन, स्टैंड अप, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये सेम सा मीनिंग देती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। या फिर वो अपना अलग मीनिंग देती है, जैसे एक्ट का यहाँ पे अलग मीनिंग है, अपॉन का यहाँ पे अपने आप से अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों मिलकर अपना अलग मीनिंग दे रही है। इसी तरह क्या होती है, जो फ्रेजल वर्ब्स होती है, जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है, उसको अलग से मीनिंग दे दिया जाता है। वो सेम मीनिंग नहीं होता। मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि मीनिंग अलग ही होता है, और उस मीनिंग को हमें मेरे भाई समझना होता है। उस मीनिंग को हमें समझ के उस मतलब सेंटेंस में हर जगह यूज़ करना होता है। अब आपने बहुत से प्रेपोजिशन सुनी होगी, जैसे टू किस किस के साथ फिक्स होता है, जैसे सक्सीड इन, इंटरेस्टेड इन, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, ये बहुत सारी होती है। मतलब ये कभी ख़त्म तो होती नहीं वैसे, लेकिन आपको जैसे जैसे करोगे, सीखते जाओगे तो समझ आता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक छोटा सा ना एक टेस्ट ले लेता हूँ या कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये मीनिंग अलग कैसे आ जाता है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं मेरे भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम है लेकिन मैंने पहला लिख दिया तो कोई बात नहीं। मैं पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, शी शुड वेट, फिल इन द ब्लैंक, हर इल हस्बैंड। भैया मैंने एग्जांपल लिख दिया और नीचे लिख रहा हूँ मैं इसके ऑप्शन। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन फिक्स करनी है, आपका माइंड मैं देखूंगा कैसा चल रहा है। सबसे पहला मैं देता हूँ 4, दूसरा हो गया 8, तीसरा हो गया इन, चौथा हो गया ऑन। लगाओ अपना दिमाग भी। यहाँ पे क्या आएगा? एग्जाम्पल है शी शुड वेट डैश हर इल हस्बैंड। बोलो भाई, बोलो मेरे बच्चे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सोच लो, अपने माइंड में सोच लो कि यहाँ पे 4 आएगा, 8 आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा। सोच लिया? अब एक बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है, 90% लोगों का ये गया है, मोर देन 90% लोगों का, स्टूडेंट्स का 4 गया है। 4 क्यों गया है? हमने सुना सर वेट फॉर। अरे भाई वेट फॉर ठीक है, और कुछ का 1-2 का देखो ये गया ना, ये तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। जिनका ये गया है ना, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दो। तुम ध्यान देना शुरू कर दो, तुम्हें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं वेट फॉर और वेट ऑन। वेट फॉर होता है मेरे भाई इंतज़ार करना, किसी के लिए किसी का इंतज़ार करना।
अब एक सेंटेंस का मीनिंग निकालो। मैं हमेशा जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो एक बात बोलता हूँ, सेंटेंस का मीनिंग निकाला करो ताकि वो चीज़ आपको समझ आए। अगर आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे भाई। तो सेंटेंस का मीनिंग निकालने का मतलब हुआ शी शुड वेट, अब आपके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड, उसे अपने बीमार पति के लिए इंतजार करना चाहिए। अच्छा, इंतजार करना चाहिए बीमार पति के लिए, क्या पता वो निकल जाए, वो निकल जाए क्या? ये तो इसकी इलॉजिकल सेंस यानी गलत सेंस दे रहा है, ये इसकी गलत सेंस दे रहा है कि बीमार पति के लिए। अब आप घर पे ये बोलते हो क्यों, यार मैं अपने बीमार पापा का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, सामने वाला सोचेगा पागल, अपने पापा को लुढ़काना चाहता है, टपकाना चाहता है, निकालना चाहता है ना। तुम कहते हो निकल लिया बे, नहीं मेरे भाई, वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। अब भाई साहब वेट ऑन क्या होता है? अब आप लोगों के मन में आ गया सर वेट ऑन कैसे हो गया? मेरे बच्चे, वेट ऑन का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, अटेंड टू, देखभाल करना। वेट ऑन का मतलब होता है मेरे बच्चे, वेट ऑन मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, अटेंड टू, अटेंड टू भी देखभाल करने के मीनिंग में ले लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फोर ना आकर वेट ऑन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका मीनिंग हो गया उसे अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए। अब वो देखभाल करेगी, उसके जाने का इंतजार करेगी, आपको भी पता है ना, तो वो वहाँ पे इंतजार नहीं करेगी मेरे बच्चे, वहाँ पे देखभाल करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेजल वर्ब समझनी जरूरी है। ये जो प्रेपोजिशन टॉपिक है ना, बड़ा खतरनाक टॉपिक है। आपको ये लगा सर वेट फॉर आएगा, सर वेट फॉर, मैक्सिमम लोगों का यही होता है। मैंने जब इंस्टाग्राम पे इसका क्विज डाला ना, तब भी मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 1 या 2 स्टूडेंट का वेट ऑन आया था। इनका तो मैं कुछ कहता नहीं है, तो बिल्कुल जीरो है, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वो पढ़ना शुरू करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वेट फॉर मैक्सिमम 98% कह सकता हूँ मैं। मेरे ख्याल से उस टाइम रिप्लाई ये थे 700 के समथिंग, 700 में से सिर्फ 2 रिप्लाई ये थे। अब देख लो तुम क्या हो और कहाँ पे हो। अब भी तुम्हें भी पता है तुम कहाँ हो, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब से इंग्लिश पढ़नी शुरू की है ना, मैं एरर किया, मैंने सब कुछ किया। मेरा भी माइंड यहीं गया था जब मैं पढ़ने लगा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड भी पहले यहीं गया था, लेकिन फिर मैंने इसका मीनिंग भी तो समझा ना कि आखिर मीनिंग क्या है। तो इसलिए मेरे भाई फ्रेजल वर्ब्स को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी, इसलिए मैंने आपको इसका महत्व, इंपॉर्टेंस बता दी। तो फ्रेजल वर्ब की क्लास पे भी हम बड़ा जोर लगाएंगे, बड़ा गौर से करेंगे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स थोड़े आसान हो जाते हैं, ईडियम्स तो सबसे आसान है भाई, ईडियम्स तो सबसे आसान है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम सिनोनिम में आपके कंप्लीट करवा दूंगा मैं। कैसे? जैसे एक वर्ड ले लिया, उसके एंटोनिम भी करवाए, उसके सिनोनिम भी करवाए, मैं उसको एंटोनिम और सिनोनिम्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं इस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा ताकि वो आपके वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाएं। तो अब तो समझ गए ना फ्रेजल वर्ब्स क्यों जरूरी है, फ्रेजल वर्ब्स क्यों जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ करेंगे हमारी आज की क्लास को स्टार्ट। तो वेट ऑन का मीनिंग लिख लेना आप कहीं पे भी, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ या वेट ऑन या अटेंड टू। अब देखभाल करना, ख्याल रखना, अब लिख लोगे ना इतना तो, और उसके नीचे एग्जांपल लिख लेना, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, एग्जांपल लिख लेना। उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ, इसको बाद में साफ करूंगा, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया ना वेट ऑन, वेट ऑन तो हो गया ना। अब दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन। ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ना मेरे बच्चे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब हो गया, एक्ट अपॉन का मतलब हो गया मेरे भाई, मतलब डू समथिंग टू, किसी के अनुसार काम करना, किसी के, मैं हिंदी लिख देता हूं, किसी के अनुसार काम करना, काम करना। भाई आप किसी के अनुसार कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी की आज्ञा मानते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एक्ट अपॉन। जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं मेरे बच्चे वो होती है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मीनिंग हो गया डू अकॉर्डिंग टू, किसी के अनुसार काम करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा के अनुसार काम करना चाहिए। अब एक चीज और सीख लो लगे हाथ, ये एडवाइस होता है नाउन, ये जो एडवाइस होता है ना, ADVICE, ये होता है मेरे बच्चे नाउन, और ADVISE ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है। मीनिंग सेम होता है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। यही होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। प्रैक्टिस हो गया, एडवाइस हो गया, बहुत सारे हैं, साथ के साथ चलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये एडवाइस होता है नाउन, क्योंकि द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये चीज़ आप याद रखोगे, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में काम आएगी। और ये जो SE होता है, ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है, समझ गए। तो पहले ही फ्रेजल वर्ब क्या थी, एक्ट अपॉन, जिसका मीनिंग होता है डू अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी के अनुसार काम करना। फॉर एग्जांपल, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। आ गया समझ, वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरे की।
दूसरी क्या होता है एक्ट ऑन, दूसरा है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मीनिंग होता है प्रभाव डालना। मेरी हिंदी साफ नहीं है थोड़ा, फिर भी आप समझ जाओगे। एक्ट ऑन का मीनिंग होता है प्रभाव डालना। प्रभाव डालना भी कोई चीज होती है, वो किस चीज पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, उसने हमारी आर्थिक चीज़ों पर, इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डाल दिया था। तुम्हें पता है ना, किसी के डंडे भी पड़े होंगे मेरे ख्याल से, तो बड़ा आर्थिक प्रभाव डाला था। जो प्रभाव डाला जाता है किसी चीज़ के द्वारा किसी और चीज़ पर, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं आप, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ कर लेते हैं एक्ट ऑन। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन। पेशेंट जो था ना, वो जो पेशेंट था वो पागल हो गया। कैसे? जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही उस दवाई ने उसके दिमाग पर प्रभाव डाला, जैसे ही उस दवाई ने उसके दिमाग पर प्रभाव डाला, वो पेशेंट पागल हो गया, वो पेशेंट पागल हो गया भाई। हैं, ये तुम्हारे साथ भी हो जाता है कई बार। बचपन याद करो, बचपन में तुम क्या करते थे? बचपन में तुम बड़े लेट आते थे भाई घर पे। लेट तो क्या आते थे, मतलब रोज़ तो नॉर्मल टाइम पे आ जाते थे। किसी दिन दोस्त मिल गए कि चल यार पार्टी करने चलते हैं, कई दिन हो गए हमें साथ घूमे फिरे भी नहीं। तुमने कहा चलो चलो क्या दिक्कत है। रोज़ शाम को जब तुम 5 बजे आ जाते थे, एक दिन गलती से रात के 9 बज गए। जैसे आप घर में एंट्री करते हो, जैसे ही आप घर में एंट्री करते हो, आपके पापा गेट पे जूता उठाए खड़े थे। क्या हुआ? आपके लेट आने ने आपके पिताजी के ब्रेन पर प्रभाव डाला कि आज तो लौंडा पीटेगा। बहुत दिन से कहता हाँ बेटा रोज तू 5:05 से लेट नहीं होता, आज तू 9 बजे के बाद है। क्या कारण है? तुम बातों को घुमाते फिराते हो। तुम फिर क्या करते हो? बातों को घुमाते फिराते हो। तो उस टाइम क्या हो गया? उस टाइम वो जो तुम्हारी घुमाने फिराने वाली बात है, लेट आने वाली बात है, वो तुम्हारे पिता के ब्रेन पर प्रभाव डालती कि साला आज वो कैसे आया आज ऐसा है। वो चीज़ें याद करो। तो एक्ट ऑन का मीनिंग ये हो गया। तो एक्ट ऑन का मीनिंग क्या हो गया? अफेक्ट, प्रभाव डालना। द पेशेंट, 3 नंबर वर्ड है ये। द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड नंबर 4, एक्ट 4। एक्ट 4 का मीनिंग होता टू वॉक इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। अच्छा, पॉलिटी पढ़ते हो ना तुम, इंडियन पॉलिटी, संविधान जब पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग जो मतलब प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट काम कर लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर लेते हैं, या मोस्ट सीनियर जज काम कर लेते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, तब आपको ये चीज़ें समझ आएगी। मतलब किसी के स्थान पर काम करना। एक्ट 4 का मीनिंग हो गया किसी के स्थान पर काम करना। जैसे मान के चलो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं आए, और तुम्हारे स्कूल के अगर प्रिंसिपल नहीं है तो उनकी जगह कौन काम करेगा? या तो कोई हेडमास्टर काम करेंगे, या कोई और सीनियर टीचर आ जाते हैं, या वाइस प्रिंसिपल काम कर लेते हैं। उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, फ्रेजल वर्ब यूज़ कर ली जाती है मेरे बच्चे। एक्ट 4 का मीनिंग हो गया टू वॉक इन प्लेस ऑफ समवन एल्स, किसी के स्थान पर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आवर वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल एज ही वॉज इल। भी कल हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है उन्होंने प्रिंसिपल के स्थान पर काम किया, क्योंकि अब देखो पता है क्या है, एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी सी। क्योंकि द प्रिंसिपल एज ही वॉज इल, जब जैसे कि प्रिंसिपल हमारे बीमार थे। आप इतने कॉपी करो, फिर मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आपको। आ रहा हूँ मैं इतने 1 मिनट में, तुम कॉपी करो। ये वायर बहुत उलझती है यार यहाँ पे। हो गया? अब मैं आपको ना एक चीज़ सिखा देता हूँ। हो गया ना? हाँ, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज़ सिखा देता हूँ। 4 वर्ड हो गए हमारे यहाँ तक, और ये तुम्हारे काम आनी है। मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा ना अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं 4 एग्जाम्पल लिखूँगा यहाँ पे मेरे भाई। जो 4 एग्जाम्पल लिखूँगा उनका मीनिंग होगा सेम, और मैं बताऊँगा सेम कैसे होगा। ठीक है? डिटेल में तो जब कोई ग्रामर का बैच होगा उसमें ही समझेंगे। जैसे सिंस ही वॉज बिजी ही कुड नॉट कम। ही कुड नॉट कम।
एज ही वॉज बिजी ही कुड नॉट कम। और एक और कर लेता हूं मैं, ही वॉज बिजी सो ही कुड नॉट कम। नेक्स्ट है ही वॉज बिजी, गलत लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज बिजी। देखो कहीं से भी जैसे भी सीखना स्टार्ट करोगे ना तो सीखना ही होता है। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे से ही सीखना स्टार्ट करो, किसी से भी। हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, मैंने बताया, और हर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 4 वर्ड लिख के एक ही मीनिंग समझाने की कोशिश की है। बताया सिंस ही वॉज बिजी ही कुड नॉट कम। भाई बिजी रहने के चलते वो कल नहीं आया था, कल नहीं आ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, एज ही वॉज बिजी, जैसे कि वो बिजी था, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकता था। ही वॉज बिजी, वो बिजी था इसलिए वो नहीं आ सकता था। ही कुड नॉट कम, जस्ट ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकता था क्योंकि वो बिजी था। तो ये कहीं ना कहीं हर वर्ड रीजन बताने की कोशिश कर रहा है, कारण बताने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। सो, बिकॉज, एज और सिंस, ये चारों के चारों मतलब सेंटेंस का मीनिंग है, सेम मीनिंग है चारों के चारों सेंटेंसेस का। और कहीं ना कहीं जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो इन सभी का मीनिंग सेम होता है, इन सभी का मीनिंग सेम होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊंगा। लेकिन अब याद रखोगे, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है ना, सिंस ही वॉज बिजी ही कुड नॉट कम, तो यहाँ पे एरर नहीं होगा भाई, ये सही होगा। कहीं तुम काट के सोचोगे सर बिकॉज आएगा, एज आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, नहीं, ये सही होगा, ये भी बिल्कुल सही है। बस ये याद रखना, बिकॉज और सो से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, इन दोनों से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। बिकॉज और सो से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। इसको डिटेल में समझने के लिए आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। बस थोड़ा सा मैंने बता दिया बड़ा। अब कुछ लोगों को 4 वाला समझ नहीं आना था ना, इसलिए बताया था। हाँ जी, तो वर्ड नंबर मेरे ख्याल से 5 हो गया, अबाइड बाई। ये जो फ्रेजल वर्ब होती है, ये होती है अबाइड बाई, और इसका मीनिंग होता है कैरी ऑन। हिंदी मीनिंग की बात करूं, निभाना। जो तुम किसी से वादा करते हो, जो तुम प्यार मोहब्बत की कस्में खाते हो, और उसके बाद जब तुम निभाते नहीं हो, तुम निभाते कैसे नहीं हो, तुम्हारी नौकरी लगती नहीं है, तुम पढ़ते हो नहीं, भाभी जी के साथ बिजी हो जाते हो, तुम पढ़ते हो नहीं, नौकरी तुमसे होती नहीं है, नौकरी तुमसे लगी नहीं जाती, सीधी सी बात है। उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम अबाइड बाई यानी कैरी ऑन, अगला तुम अपना वादा नहीं निभाते। तो भाई भगवान ना करे तुम्हें वादा ना निभाने की नौबत ना आए, सो प्लीज़ अपना वादा निभाएं। और वादा निभाने के लिए एग्जाम मंच पर पढ़ते रहें, शिवा सर से पढ़ते रहें, मुझसे भी पढ़ते रहें, और बेहतर से बेहतर कंटेंट पाते रहें, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और एक बात और कह देता हूँ मेरे भाई, अगर जिंदगी में नाम तो सबका चलता है, साला ऐसा दिन ले आओ तुम्हारे साइन चलने चाहिए, नाम हर किसी का चलता है, साइन चलने जरूरी है आज के टाइम में। नाम तो कोई भी चला लेगा, नाम तो गली का गुंडा भी चलाता है भाई साहब, तुम्हें अपने साइन चलाने हैं। अपनी वैल्यू, अपना वजूद ऐसा बनानो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तुम लोगों के ड्रीम बनो, ना कि तुम किसी के पीछे घूम रहे हो कि बात कर लो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी वैल्यू, अपना रुतबा, अपना नाम ऐसा बनानो कि लोग तुम्हारे ड्रीम लेके, काश उससे मेरी शादी हो, काश वो मेरा दोस्त हो, काश वो मेरा रिश्तेदार होता, काश मैं उससे पढ़ूं, कुछ भी हो, अपनी वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू, अपना नाम, अपना रुतबा ऐसा बनानो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, लोग तुम्हारे ड्रीम ले। अब तो फिलहाल तो मुझे पता है तुम्हारे हालात कैसे हैं कि तुम दूसरों के ड्रीम ले रहे हो। तुम्हारे दिन ऐसे ना हो, तुम्हारे दिन ऐसे हो कि लोग तुम्हारे ड्रीम ले, तुम्हारे सपने ले, तुम्हें फॉलो करें कि सर ऑटोग्राफ देना, मैम ऑटोग्राफ देना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
फिर तुम इग्नोर करते हुए भी अच्छे लगोगे। अब तुम जिस भाव में इग्नोर कर रहे हो किसी को, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाला तुम्हें ही इग्नोर करेगा। समझ गए ना? इसलिए बोलता हूँ नाम सबका चलता है, तुम्हारे साइन चलनी चाहिए, और साइन चलाने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तुम्हें ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है, क्योंकि एक बार अगर तुम नौकरी लग गए तुम्हारा फ्यूचर सेफ है। एक बार ठीक है तुमने HSSC में कोई भी निकाल लिया, उसके बाद आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने का मतलब हो गया मेरे भाई HSSC निकाल लिया, ठीक है, HCS की तैयारी करो, अगर तुम D ग्रुप में लगे हो तो क्लर्क की तैयारी करो, C ग्रुप, इस आगे बढ़ते रहो, फिर SSC CGL में आ जाओ, बैंक में आ जाओ, CDS कुछ करो। और मैं तो कहता हूँ रुकना मत, आगे बढ़ते रहना, और UPSC में भी ट्राई करना एक बार, क्या पता किस्मत साथ दे जाए, क्या पता मेरे भाई किस्मत साथ दे जाए और तुम बन जाओ। सो प्लीज़ मेरे दोस्त ट्राई जरूर करना, एक बार अपना फ्यूचर सेव करके भाई हाँ कोई भी नौकरी मिल गई ठीक है, उसके बाद आगे तुम पढ़ते रहो, और पढ़ते रहने के साथ साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, क्योंकि जो रुक गया वो रुक ही गया। तो कभी भी एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी को ज़ाया मत करना, वेस्ट मत करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये मेरा कहने का मतलब हो गया। हाँ जी, तो ज़्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, मेरा काम ये भी है तुम्हें थोड़ा बहुत मोटिवेट करना, ताकि तुम पढ़ते रहो, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो। समझ गए ना? तो अबाइड बाई का मीनिंग बताया मैंने आपको। कैरी ऑन मतलब निभाना, जो वादा निभाते हैं, जो कस्में खाते हैं प्यार मोहब्बत की। कोई भी आपने अपने माँ बाप से वादा किया, पापा मैं इस बार एग्ज़ाम निकाल लूँगा, और अगर तुमसे नहीं निकला, ऐसा ना हो, तुम्हें इसी बार में एग्ज़ाम निकालना है, और इसी बार में एग्ज़ाम निकालने के लिए तुम्हें दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा। नींद आ रही है कोई बात नहीं, नींद आ रही है कोई बात नहीं, नींद को मार दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम किसी और काम के लिए भी तो नींद को मारती हो ना, पढ़ाई के लिए नहीं मार सकते, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं मार सकते क्या? मार दो ना, हाँ मार दो, फायदे में रहोगे। तो अबाइड बाई का मीनिंग होता है कैरी ऑन मतलब निभाना। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल अबाइड बाई माई प्रॉमिस, आई शेल अबाइड बाई माई प्रॉमिस, भी मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए अपने अंदर की, मैं अपना वादा निभाऊंगा जो मैंने किया है। नेक्स्ट है अबाउंड इन और विद। अबाउंड इन और विद दोनों में से कोई भी यूज कर लिया जाता है, अबाउंड इन और विद, और मीनिंग होता है टू बी फिल्ड, भरा होना, भरा होना। कोई भी चीज, जैसे नदी समुद्र पानी से भरा होता है, घड़ा पानी से भरा होता है, अनाज वाली टैंकी गेहूं यानी वीट से भरी होती है, अनाज से भरी होती है। किसी चीज़ का भरा होना, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है अबाउंड इन और विद, अबाउंड इन और विद। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर अबाउंड्स इन और विद फिश, द रिवर अबाउंड्स इन और विद फिश, ये हो गया। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे एब्जॉर्ब इन, एब्जॉर्ब इन, टू टेक समथिंग इन टू माइंड एंड अंडरस्टैंड इट। कोई भी चीज़ को दिमाग में बिठाना और उसको अच्छे तरीके से समझना। जैसे मैं आपको वोकेब करवा रहा हूँ, तो लगभग तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ रही है, क्योंकि मेरा तरीका अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है लास्ट साल में। तो जो चीज़ कोई भी समझा रहा है वो चीज़ आप समझना चाहती हो, जब समझने पे खुद से आओगे तो ऑटोमेटिकली समझ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा माइंड ही काम नहीं करेगा ना, नहीं समझना, फिर तुम कितना ही आसान करके तुम्हें बता दो, कोई भी मैथ, कोई भी इंग्लिश, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको हलवे की तरह बना के खिला देना, फिर भी तुम नहीं सीख पाओगे। वरना तुम मुश्किल से मुश्किल चीज़ सीख लोगे ना, तो सीखने पे आ जाओ। तो एब्जॉर्ब इन का मतलब हो गया टू टेक समथिंग इन टू माइंड एंड अंडरस्टैंड इट। किसी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, सलीके से माइंड में बिठाना और उसको समझना, और उसको समझना, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब का मीनिंग वैसे सोखना भी तो होता है, सोखना, उसी से ले लिया गया एब्जॉर्ब इन। वो सोखना मीनिंग नहीं आएगा, वो मीनिंग नॉर्मल एब्जॉर्ब वर्ब से आ जाएगा। लेकिन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो गया टू टेक समथिंग इनटू माइंड एंड अंडरस्टैंड इट। किसी चीज को अपने माइंड में बिठाना, समझना और उसको अच्छे तरीके से समझना। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज। वो अपने स्टडी में खोया हुआ है, वो अपनी स्टडी में खोया हुआ है। भाई साहब इस तरह से खोना है तुम्हें स्टडी में कि मैं बोलूँ यू आर एब्जॉर्ब्ड इन योर स्टडीज, यू आर एब्जॉर्ब्ड इन योर स्टडीज, यू आर एब्जॉर्ब्ड इन योर ड्रीम। तुम अपने सपने में खोए हो। सपना वो नहीं जो तुम वो ऐसे देखते हो, सपना वो जिसे तुम पूरा करने में लगे हो। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये थी अबाइड बाय, जिसका मतलब होता है कैरी ऑन मतलब निभाना। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल अबाइड बाय माई प्रॉमिस। दूसरा होता है अबाउंड इन और विद, टू बी फिल्ड, भरा होना, भरा होना। द रिवर अबाउंड्स इन और विद फिश। द रिवर या तो अबाउंड्स इन कर लेना या अबाउंड विद कर लेना, कोई भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का मीनिंग होता है सेम। और एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है किसी चीज़ को माइंड में बिठाना, अच्छे तरीके से समझना, सलीके से समझना। उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है
एब्जॉर्ब इन। फॉर एग्जाम्पल ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज। करो कॉपी इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है 3 3 6 7 8, मेरे ख्याल से 8वीं है। 8वीं फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। इसके 2 मीनिंग होते हैं, अभी एक एक करके समझा देता हूँ। अकाउंट फॉर का जो पहला मीनिंग होता है वो होता है टू बी द कोज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का कारण बनना, किसी भी चीज़ का कारण बनना। कारण किस चीज़ का बनता है? या तो किसी की लड़ाई का बनता हो, चाहे किसी भी चीज़ का बनता हो, चाहे किसी की कामयाबी का बनता हो, चाहे किसी की बर्बादी का बनता हो, किसी भी चीज़ का जब कोई कारण बनती है उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, यानी फ्रेजल वर्ब यूज़ कर ली जाती है मेरे भाई अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीनिंग हो गया पहला टू बी द कोज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण बनना। जब आप किसी चीज़ का कारण बनते हैं, कुछ लोग तो ब्रेकअप का कारण बन जाते हैं ना, कुछ लोग को तो आप में से ब्रेकअप का कारण बन जाते हैं, तो भाई ब्रेकअप का कारण मत बनना, पेचअप का बनना, ठीक है भाई। तो अकाउंट फॉर का मीनिंग हो गया टू बी द कोज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण बनना। फॉर एग्जाम्पल हिज एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हिज डाउनफॉल, भाई जो उसकी एरोगेंस थी वो क्या बन गई, उसके डाउनफॉल की, उसके पतन का कारण बन गई। उसकी जो एरोगेंस थी उसके पतन का, उसका जो टाइम चल रहा था अच्छा बेचारे का, उसने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, एरोगेंस स्टार्ट कर दी, लोगों के साथ एरोगेंट बिहेवियर शुरू कर दिया, उसके बाद वो डाउनफॉल आ गया उसका, मतलब उसका पतन हो गया। और दूसरा है मेरे भाई अकाउंट फॉर का दूसरा मीनिंग होता है टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ, भाई इसका मीनिंग हो गया किसी चीज़ का कितना हिस्सा है, किसी चीज़ का कितना हिस्सा है। जैसे मैं इकोनॉमी में लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या लूँ मैं, हाँ जैसे मैं ले लेता हूँ अंबानी, भाई अंबानी का हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी हिस्सा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। रतन टाटा सर हो गए, अंबानी हो गए, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का काफ़ी हिस्सा है, वो हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का काफ़ी हिस्सा है। तो जो किसी चीज़ का जो कोई हिस्सा होता है ना, उसके लिए भी फ्रेजल वर्ब यूज़ कर ली जाती है मेरे बच्चे अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ, जैसे ये इस चीज़ का हिस्सा है, ये इस चीज़ का हिस्सा है, अगर ये इस चीज़ का हिस्सा है तो मतलब चाहे थोड़ा बहुत है ना, इसके बिना इसकी वैल्यू तो है, लेकिन ये ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस पर मिट्टी वगैरह आ सकती है, लेकिन ये इस चीज़ का हिस्सा तो है। अगर ये इस चीज़ का हिस्सा है तो ये भी इसके लिए अकाउंट फॉर मीनिंग का, अकाउंट फॉर का काम करेगा। तो अकाउंट फॉर का मीनिंग हो गया टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ, किसी चीज़ का कितना हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल डेटोल अकाउंट फॉर 50% ऑफ द एंटीसेप्टिक मार्केट, भी जो एंटीसेप्टिक मार्केट है उसमें डेटोल क्या करती है, डेटोल का 50% हिस्सा आराम से, आपको पता है, आप कहीं भी ऐड देखते हो डेटोल, हर कोई डेटोल लिए घूमता है। नेक्स्ट आ गया एक्ट फॉर। एक्ट फॉर, एक्ट फॉर का मीनिंग होता है मेरे भाई टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, विलिंगनेस होना, एक इच्छा होना, एक दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ इच्छा होना किसी चीज़ को पाने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे आपकी है इस टाइम नौकरी, इस टाइम आपके लिए जो पर्टिकुलर इच्छा है, आपका दृढ़ निश्चय है, दृढ़ इच्छा है, वो आपकी नौकरी है। तो नौकरी के लिए अगर आपकी दृढ़ इच्छा है तो वो कैब जरूर पढ़ना भाई, भूल मत जाना, समझ गए ना। हाँ, तो एक फॉर का मीनिंग हो गया टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी चीज़ के लिए कि दृढ़ इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्टिंग फॉर, आई एम एक्टिंग क्यों लिख दिया, एक्टिंग लिखना था भाई, क्या कर रहा है यार बबलू। तो पिछले वाला लिखिए ना, आई एम मेकिंग फॉर मेकिंग ए फॉरेन टूर, आई एम मेकिंग फॉर मेकिंग ए फॉरेन टूर, मेरी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब आपको पता है ना मेकिंग क्यों आया, ये चीज़ समझाऊं क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो प्रेपोजिशन जो होती है ना, प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है भाई, याद रखोगे, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, धरती पलट जाएगी लेकिन प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेना नहीं छोड़ेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज में, और मेरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो होता है मेरे बच्चे नाउन या होता है प्रोनाउन, इसके अलावा एक और होता है जिरंड। जिरंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स कर दी जाती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स कर देते हैं तो वर्बल नाउन का काम करता है। क्या, वर्बल नाउन, वर्ब से बना हुआ नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ,
गुड फॉर हेल्थ। स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या करना, इस आपको पता है वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है, उसका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे नाउन बन गया, यहाँ पे ये वर्ब नहीं, इसको जिरंड बोलते हैं, या वो वर्ब एडवांस में पढ़ाया जाता है, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस में पढ़ाया जाता है, जो मैक्सिमम काम आता है सीजीएल बैंक उनके लिए। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी, कहीं तुम समझोगे ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं सर, है ना। हाँ, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखोगे। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना बीच में, ये याद रखनी है आपको, क्योंकि इनसे कई बार एरर आ जाते हैं। तुमने कहीं देख लिया स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हाँ, फोर प्रेपोजिशन आ गई, एरर बता देता हूँ, फोर प्रेपोजिशन आ गई, यहाँ पे मेक आ गया, यार मेक तो वर्ब है, ये तो नाउन नहीं है, ना ही प्रोनाउन है, तो मेक वर्ब है, हाँ मेकिंग आना था, क्रॉस, ये होता है, ये होता है तरीका एरर पढ़ने का, मतलब एरर करने का। तो इस तरीके से बोलो भी, चीज़ों को समझ के करो, है ना। ठीक है भाई, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो पहला था अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मीनिंग हो गया मेरे भाई टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण बनना, जैसे हिज एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हिज डाउनफॉल। दूसरा था अकाउंट फॉर का मीनिंग टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ, भाई किसी चीज़ का कितना हिस्सा है, किसी भी चीज़ का कितना हिस्सा है, जैसे डेटोल अकाउंट फॉर 50% ऑफ द एंटीसेप्टिक मार्केट। और नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चे एक्ट फॉर, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी चीज़ के लिए दृढ़ इच्छा होना, दृढ़ एक विलिंगनेस होना, डिटर्मिनेशन होना, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्टिंग फॉर मेकिंग अ फॉर्म डोर, और मैंने ये बता दिया कि नाउन प्रोनाउन ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होते हैं, वर्बल नाउन होता है, जिसको टेक्निकली जिरंड बोला जाता है। और ये हमेशा जब V1 प्लस आईएनजी जरूरी नहीं वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो, ये एज ए नाउन भी काम कर सकता है, एज ए नाउन भी काम कर सकता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। नेक्स्ट है 11 नंबर एक्ट अप। एक्ट अप का मीनिंग होता है टू कोज पेन, मतलब परेशानी का कारण बनना। आपको कोई परेशानी होती है, उसका जो कारण बनती है कोई भी चीज़, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक्ट अप। एक्ट अप फ्रेजल वर्ब यूज़ कर लेते हैं ना। अब देखो एक्ट से भी हमने कितने पढ़ लिए ना, तो यही तो होती है फ्रेजल वर्ब्स। तो एक्ट अप का मीनिंग हो गया टू कोज पेन, परेशानी का कारण बनना। फॉर एग्जाम्पल माई कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड, मेरी कार ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया रोड के बीच में। रोड के बीच में जब तुम्हारी कार तुम्हें परेशान करना शुरू कर दे, जैसे वो स्टार्ट ना हो रही हो, कुछ और हो गया हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज़ कर लेते हैं मेरे भाई एक्ट अप। तो क्या हो गया टू कोज पेन। अरे मैं ये तो कहना तो मैं भूल ही गया, इन वर्ड्स को ना, इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, कमेंट में टाइप करना है, कमेंट में टाइप करो, नोट भी करो, ताकि आपको इनकी स्पेलिंग्स याद हो जाए, ताकि आपको ये याद हो जाए। और कोशिश करो कमेंट में वर्ड भी टाइप करो और उसका मीनिंग भी टाइप करो, मीनिंग भी टाइप करो, ताकि आपको याद होगा, स्पेलिंग सुधरेगी उससे। समझ गए ना। हाँ, तो क्या था एक्ट अप। एक्ट अप मतलब टू कोज पेन, परेशानी का कारण बनना। माई कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड। और नेक्स्ट है एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मीनिंग होता है मेरे बच्चे टू रेफ्रेन, अवॉइड या एब्सटिनेंस, मतलब परहेज करना। परहेज करना जानते हो ना, जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हें डॉक्टर परहेज बताता है, तब तुम्हें परहेज बताता है, वही परहेज करना, किस चीज़ से तुम्हें परहेज करना है। तो इसका मीनिंग हो गया टू रेफ्रेन। रेफ्रेन के साथ भी फ्रॉम फिक्स होता है, रेफ्रेन के साथ भी फ्रॉम फिक्स होता है, आगे जाके बताऊंगा। अवॉइड, अवॉइड करना। एब्सटिनेंस, ये मीनिंग हो गए इसके, याद रखना। एब्सटिनेंस, अवॉइड, टू रेफ्रेन मतलब परहेज करना। फॉर एग्जाम्पल यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, भाई तुम्हें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए, तुम्हें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है एब्सेंट फ्रॉम। एब्सेंट फ्रॉम का मतलब तुम्हें पता ही है, इजी है, टू बी एब्सेंट। तो अब अगर एब्सेंट देखोगे ना, तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम आएगी, फिक्स याद रखना, ये कहीं तुम ये भूल जाओ। मैं मतलब हो गया आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन समझाने का मतलब ये हो गया कि आपको ये बताना है कि एरर इस तरीके से आते हैं, जिस तरह वो वेट ऑन वाला था। तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम आएगा ना, डायरेक्ट एब्सेंट तो आ नहीं सकता, इसलिए आ गया ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल येस्टरडे, भी कल वो स्कूल से एब्सेंट था, कल वो स्कूल से एब्सेंट था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, था एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब टू कोज पेन, परेशानी का कारण बनना, परेशानी का कारण बनना। माई कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड।
और नेक्स्ट इज एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन मतलब परहेज करना, एब्सटिनेंस अवॉइड टू रेफ्रेन, एब्सटिनेंस अवॉइड टू रेफ्रेन। फॉर एग्जाम्पल यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और नेक्स्ट है एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम का मीनिंग हो गया टू बी एब्सेंट, अनुपस्थित होना। अब हिंदी भी लिख देता हूँ थोड़ी बहुत तुम्हारे लिए, बाकी मुझे इतनी वो नहीं है यार, सीखनी पड़ेगी मुझे भी। अनुपस्थित होना, अनुपस्थित होना, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल येस्टरडे, भी कल वो स्कूल से एब्सेंट था। ये बोलते हैं ना परहेज करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। इडियम याद रख लोगे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर। भाई इलाज से परहेज अच्छा, ये इसका मीनिंग होता है ना, याद रख लेना, तुम भूलना मत, भूल जाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बीच में बताता हुआ चल रहा हूँ ना, बड़े काम किए हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सीड टू। एक्सीड टू जो फ्रेजल वर्ब होती है मेरे बच्चे, उसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जब भाभी जी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे आप एक्सीड टू, मतलब एक्सेप्ट करना। कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे किसी का प्रपोजल वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई आपकी नौकरी की फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ भी जो चीज़ एक्सेप्ट हो जाए, जो चीज़ स्वीकार हो जाए, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यानी फ्रेजल वर्ब यूज़ कर लेते हैं एक्सीड टू, एक्सीड टू। जैसे सी एक्सेप्टेड टू माई रिक्वेस्ट, भी भाभी जी ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, भी भाभी जी मान गई थी, अब तुम्हें पढ़ना है अगर शादी करनी है तो। और शादी हमने कल करवाई थी तो तुमने देख लिया, कल शादी भी होती थी और बर्बादी भी हुई थी कल हमारी। भी कोई 2 शादियाँ कर रहा था, कोई हज़ारों क्या, कई मिनी मतलब मल्टीपल शादियाँ कर रहे थे, तो तुम्हें मल्टीपल क्या, तुम एक ही कर लो तो बढ़िया भाई साहब, एक भी नहीं हो रही आजकल तो ना। तो एक्सीड टू का मीनिंग हो गया टू एक्सेप्ट, कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल सी एक्सेसिड, क्या हो रहा है यार, सी एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। और नेक्स्ट है एक्सेस टू। एक्सेस टू का मीनिंग होता है कोई अप्रोच होना, कोई परमिशन लेना या लिबर्टी होना। यार सीधी सी बात होगी, तुम्हारी पहुंच, तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है, कहते हैं ना तेरी पहुंच कहाँ तक है, कहते हैं मेरी तो एमएलए तक पहुंच है, चाचा विधायक हैं हमारे, तो वो जो पहुंच है तुम्हारी चाचा विधायक तक, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक्सेस टू। एक्सेस टू, एक्सेस टू का एक मीनिंग हो गया अप्रोच, पहुंच, और दूसरा हो गया परमिशन। जो परमिशन आपको मिलती है कुछ भी करने के लिए, आपको परमिशन मिलती है। जैसे आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह, उसके लिए कोई चीज़ के लिए आपको एक्सेस कर दिया जाता है, भी परमिशन मिल जाती है। लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता। देखो यार अलग अलग मीनिंग बता रहा हूँ ना, तो अलग अलग मीनिंग भी समझो इनके, भी कहाँ कैसे यूज़ करोगे, किस तरीके से यूज़ करोगे, है ना। तो ये चीज़ समझा करो, क्योंकि ये चीज़ आज तुम समझ गए ना। मैं चाहता तो सिर्फ अप्रोच लिख देता, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने उसका दूसरा मीनिंग भी देखा, मैंने इसका तीसरा मीनिंग भी देखा, मैंने इनको लिखा। भी थोड़ा सा सामने वाले को, हाँ पहुंच होगी तो उसको स्वतंत्रता भी होगी ना, थोड़ी लिबर्टी भी होगी, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई साहब मेरा ये काम करवा दोगे, हाँ भाई साहब अभी करवा देंगे, प्रिंसिपल सर से, एमएलए सर से या एमपी सर से, विधायक सर से, ऐसा करके जो पहुंच होती है तो परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, या परमिशन ऑटोमेटिकली मिली होती है कि हाँ भाई अपने आप को परमिशन है। इसके लिए वर्ड यानी फ्रेजल वर्ब होती है वो एक्सेस टू होती है। तो एक्सेस टू का मतलब हो गया भाई अप्रोच, परमिशन या लिबर्टी। और हिंदी मीनिंग की बात करूँ, आपकी पहुंच कहाँ तक, आपकी स्वतंत्रता है क्या वहाँ तक वो काम करने के लिए, ठीक है। द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, भाई साहब अपनी प्रिंसिपल तक कोई पहुँच नहीं है, अपनी प्रिंसिपल सर तक कोई पहुँच नहीं, अपनी तो वैसे भी नहीं है ना। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया के अनुसार, इन व्यू ऑफ, भाई उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ या इन व्यू ऑफ। भाई वो के अनुसार बोल सकता हूँ हिंदी मीनिंग, के अनुसार, भाई आप के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। अच्छा ये चीज़ सीख लो, फिर एक छोटी सी चीज़ सिखाता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया इन व्यू ऑफ, इन टर्म ऑफ, भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, भाई यार क्या कहना चाहते हैं वो, आखिरकार उनके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकलता है इस चीज़ का। फॉर एग्जांपल आई शैल ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग यूर एडवाइस, भी मैं आपकी सलाह के अनुसार काम करने की कोशिश करूँगा, मैं आपकी सलाह के अनुसार काम करने की कोशिश करूँगा। मैं करूँगा कैसे कोशिश करूँगा, जो आप मीनिंग यूज़ कर लिया।
अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, देखता हूँ मैं नीचे कितने की जगह है, 1 मिनट के लिए काफ़ी जगह पड़ी है, मैं आपको समझा देता हूँ भाई। ये जो अकॉर्डिंग टू होता है ना मेरे भाई, कभी भी अकॉर्डिंग टू मी मत बोलना, अकॉर्डिंग टू मी मत बोलना या मत यूज करना, कहीं अगर आपको मिल जाए तो एरर होगा। पता है क्यों? अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर स्पीकर कौन होता है? हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे बच्चे, दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर स्पीकर कौन होता है, यानी बोलने वाला कौन होता है? आई और वी। आई और वी मतलब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं स्पीकर हो गया ना, आई हो गया बोलने वाला, तो स्पीकर तो आई होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। या फिर कुछ लोगों को बल्क में लेके बात करता है, ग्रुप में लेके बात करता है, वी आर गोइंग विद यू, हम आपके साथ जा रहे हैं, तो 2-4 दोस्त और हैं जो भी हैं वो आपके साथ जा रहे हैं, तो आई और वी हो गए भाई स्पीकर, वो सबको साथ लेके चलता है। तो आई और वी अगर स्पीकर हो गए, अगर स्पीकर ही बोलने वाला है, अब स्पीकर है, मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, भाई साहब मेरे अनुसार। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को अकॉर्डिंग टू के बाद मी बोलने की क्या जरूरत है? अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, मेरे अनुसार तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। गलत हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा, सीधी सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने वाला हूँ और मेरे को खुद दोबारा से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाता है, सुपरफ्लुअस होता है बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, भाई जितनी जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा, मोर देन एनफ, सफिशिएंट से भी ज़्यादा, एडिक्वेट से भी ज़्यादा, उसके लिए वर्ड आप अकॉर्डिंग टू मी यूज़ नहीं कर सकते। आपके लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं कौन कौन सा बता देता हूँ। इन माई व्यू पॉइंट, इसके लिए आप ये बोलेंगे इसकी जगह इन माई व्यू पॉइंट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई व्यू पॉइंट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह वर्ड्स यूज कर लेते हैं, है ना। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, ये भी यूज कर लेते हैं आप। तो आप अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं बोल, हाँ ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम, ऐसे तो बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर आप स्पीकर हो लेकिन बात किसी और पर्सन की कर रहे हो, तो आप बात खुद की कर रहे हो ना, तो आप अकॉर्डिंग टू मी यूज नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। ग्रामेटिकली भी गलत हो जाता है और वैसे भी ये गलत हो जाता है। तो आप ये छोटी छोटी बातें जब याद रखोगे ना तभी तुम कुछ समझोगे। इन माई व्यू पॉइंट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू और इन माई ओपिनियन, ऐसे कुछ 2-3 यूज़ कर लिए जाते हैं। और भी हैं, ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं सब कुछ, ये मैंने सब कुछ इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स बना के उसमें डाले हुए। इंस्टाग्राम मैंने आपको बता दिया था, इंग्लिश वोकेबलरी 3 आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देता हूँ। तो आपको जो चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है ना वो वहीं पर मिलेगी भाई। हाँ, मेरे को अब रोज़ रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। जी हाँ, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मिलेंगे कोई नए सेशन के साथ, मैं कोशिश करता हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स आपको करवाऊँ, देख लेते हैं भाई। लेकिन पहले मैं आपको ना थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, जैसे मैंने फ्रेजल वर्ब करवा दी, कल वोकैब करवा दी थी, एक दिन मैं आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम्स करवा देता हूँ। और एंटोनिम सिनोनिम्स में ही मैं 1 वर्ड कर लूँगा, क्योंकि जो एंटोनिम होगा उसका मीनिंग लिख दूंगा, सिनोनिम होगा उसका जो मेनली मीनिंग आता है वो लिख दूंगा, वो करके समझा दूंगा। उसके बाद बचते हैं इडियम्स, और उसके बाद बच जाता है मेरे भाई, क्या बच जाता है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एक क्लास उनकी भी ले लूँगा। जैसे मैंने एडवाइस, ये तो छोटे थे लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स आ जाते हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग डिफरेंस होता है, मीनिंग अलग ही होता है। ये तो चलो एडवाइस तो सेम था, जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस वर्ब नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन मीनिंग भी तो अलग आ सकते हैं ना, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं मेरे बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।